मैं डॉक्टर आपके पुरोहित आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक नए सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। वह है शक्ति संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो कलाकार हैं उन्हें हम राज्य या राष्ट्र के नाम से संबोधित करते हैं। दुनिया में भी 200 के ऊपर सदस्य हैं, राज्य हैं, और इन सब के बीच आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध है। व्यापक रूप से देखें तो दुनिया में शांति है। क्यों? क्योंकि संतुलन बना हुआ है। छिटपुट युद्ध होते रहते हैं और इनको रोकना संभव नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई एक कम शक्तिशाली राष्ट्र या एक छोटा सा राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो उसको रोकने के लिए महाशक्तियां तैयार बैठती भी हैं। उनका दायित्व भी है, उनको करना भी चाहिए। जैसे जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था तो अमेरिका आदि देशों ने इराक पर आक्रमण करके कुवैत को मुक्त कराया था। तो इस प्रकार की, लेकिन अभी जब रूस पिछले कई महीनों से यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है तो उसको रोकने के लिए महाशक्तियां एक नहीं हो पाई हैं, क्योंकि रूस स्वयं एक महाशक्ति है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस विषय पर अभी तक यूनाइटेड नेशंस में भी चर्चा नहीं हो पाई है। तो जहां बड़े राष्ट्र होते हैं, महाशक्तियां होती हैं, वो जो भी करती हैं सब सही होता है। पिसता कौन है? छोटे छोटे राष्ट्र पिसते हैं। और इन सभी चीजों के बीच में जब विचार करते हैं तो यह पता चलता है कि एक संतुलन बना हुआ है जिसके चलते पूरी दुनिया में व्यापक रूप से शांति देखी जा सकती है। संतुलन, शक्ति में संतुलन होना चाहिए। राष्ट्र दूसरे देशों के साथ संबंधों की स्थापना करते हैं, अपने विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। विदेश नीति का संचालन करते हुए वे राष्ट्र हित की पूर्ति के प्रयास में लगे रहते हैं। और इस राष्ट्र हित की पूर्ति के प्रयास में शक्ति का भी किसी न किसी रूप से प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्र विदेश नीति के क्षेत्र में शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता। यदि करता है तो उसका विरोध करने के लिए और उस मनमाने व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए अन्य राष्ट्र सामने आ जाते हैं। अभी जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है, देख लीजिए पूरे के पूरे यूरोप, अमेरिका, दुनिया के प्रायः सभी देश इस प्रकार के आक्रमण का विरोध तो कर रहे हैं, यूक्रेन को विभिन्न प्रकार की सहायता तो दे रहे हैं, लेकिन युद्ध का प्रतिरोध करने के लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। मतलब कि दो पक्षों के बीच लड़ाई नहीं हो रही है, केवल यूक्रेन है एक तरफ और दूसरी तरफ रूस है। युद्ध में सीधे भाग नहीं ले रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं। तो जब एक राष्ट्र मनमानी व्यवहार पर उतर आए तब उसकी शक्तियों को संतुलित करना आवश्यक है, उसके मनमाने व्यवहार पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। तो यह जो नियंत्रण की बात आती है, नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित होता है या नियंत्रण स्थापित कौन कर सकता है? नियंत्रण स्थापना करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस अभी बिल्कुल नकारा साबित हुआ यूक्रेन के मामले में। क्यों? क्योंकि एक पक्ष स्वयं महाशक्ति है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, शक्ति संतुलन, विश्व जनमत, ये सब चीजें राष्ट्रों के मनमाना व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है।
यदि संप्रभुता का प्रयोग करते हुए एक राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मनमाना व्यवहार करने लगे तो वह सफल नहीं हो सकता। क्षणिक सफलता मिल सकती है, थोड़े समय के लिए वह सफल हो सकता है, लेकिन लंबे समय में उसको पछताना पड़ता है। इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण किया था, क्या हुआ? अभी भी इराक उस संकट से उबर नहीं पाया है। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, क्या हुआ था? बड़े बेआबरू होकर निकला था। दुनिया में ऐसी 50 घटनाएं घट चुकी हैं। जिन्होंने शक्ति संतुलन का उल्लंघन किया उनको मुंह की खानी पड़ी। तो शक्ति संतुलन यह राष्ट्रों के मनमाना व्यवहार पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करने का एक साधन है। कैसे? एक राज्य इतना ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए कि वह अन्य राष्ट्रों पर हावी हो जाए, तब शक्ति संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। हर राष्ट्र अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी नीतियों के अनुरूप कार्य करता है। वह ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन मान लीजिए वह इस शक्ति के दौड़ में इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि वह अन्य राष्ट्रों पर यदि हावी हो जाए तो अन्य राष्ट्र क्या करेंगे? गुट बनाते हैं, आपस में समझौता करते हैं और एक संयुक्त शक्ति का निर्माण करते हैं ताकि उस राष्ट्र के मनमाने व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। एक बड़ा राष्ट्र है, छोटे कई राष्ट्र हैं, आपस में मिलकर के संयुक्त रूप से इस प्रकार से नीतियां बनाते हैं और संयुक्त रूप से इस प्रकार के आक्रमण का, इस प्रकार के दबाव का वो विरोध करते हैं। तो शक्ति संतुलन जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं और दोनों पलड़े बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे तो होगा ही, एग्जैक्टली वहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन में कोई माइक्रो ये तराजू लेकर नहीं बैठता। 19-20, 20-22 इस प्रकार से चलते रहता है, लेकिन संतुलन का बना रहना आवश्यक है। संतुलन बने रहने से होगा क्या? दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीधे आक्रमण करने से बचेंगे। अमेरिका, रूस दोनों शक्ति की दृष्टि से एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन कभी भी दोनों सीधे तौर पर एक दूसरे पर आक्रमण करने से बचते हैं। और आज के जमाने में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार हो चुका है कि यदि ऐसे परमाणु शक्ति संपन्न 2 राष्ट्र यदि आपस में टकराएं तो पूरी दुनिया खत्म। अप्रत्यक्ष रूप से टकराते हैं। रूस सीधे यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूक्रेन पश्चिमी देशों अमेरिका से सहायता प्राप्त करके इस प्रकार के आक्रमण का जवाब दे रहा है। अमेरिका सीधे वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है क्योंकि अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। तो शक्ति संतुलन बने रहना आवश्यक है। जैसे जंगल में सिंह और हाथी दोनों एक दूसरे से टकराने से बचते हैं। इसको परिभाषित करते हुए स्लीचर कहता है बीपी मतलब बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति, सापेक्ष मतलब सीमित। शक्ति संतुलन राष्ट्रों की एक सीमित शक्ति की ओर संकेत करता है। मतलब राष्ट्रों की शक्ति तो हो लेकिन एक सीमा तक हो, उससे ज्यादा न हो। जैसे अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम का परीक्षण कर लिया हिरोशिमा नागासाकी में। सोवियत संघ के पास, इंग्लैंड, फ्रांस के पास
ऐसी शक्ति नहीं थी। तो शक्ति संतुलन अमेरिका के पक्ष में झुक गया, अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया। उसका मुख्य प्रतिद्वंदी सोवियत संघ था। फिर सोवियत संघ ने भी 1949 में परमाणु बम का आविष्कार कर लिया, बोल दिया मैंने भी बना लिया। शक्ति संतुलन स्थापित हो गया। परंपरागत हथियार, परमाणविक हथियार। परंपरागत हथियार की दृष्टि से रूस बहुत आगे था, अमेरिका से भी आगे था लगभग, लेकिन परमाणु बम के आविष्कार के कारण अमेरिका बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा भारी हो गया। सोवियत संघ की शक्ति लगभग कम हो गई। यही स्थिति भारत पाकिस्तान को भी लेकर है। देखिए 1974 में जब भारत ने परमाणु विस्फोट करके परमाणु बम बनाने की शक्ति अर्जित कर लिया, कहा परमाणु बम नहीं बनाएंगे, परमाणुविक शक्ति हासिल कर लिया, बोल दिया परमाणु बम नहीं बनाएंगे। भारत के पक्ष में संतुलन झुका। पाकिस्तान बोला हम घास खाकर भी परमाणु बम बनाएंगे, और परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान ने भारत के पहले परमाणु बम बना लिया। यदि 1974 में ही हमने परमाणु बम बना लिया होता तो 1998 में दोबारा विस्फोट करके परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी। और जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, भारत को विश्वास हो गया कि उसने परमाणु बम बना लिया है, तब जाकर के भारत ने भी परमाणु बम बनाने की घोषणा की 1998 में। अब भारत पाकिस्तान दोनों युद्ध करने से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बोल चुका है कि यदि पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आएगा तो पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। और उसका जवाब अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आगे क्या होगा जरा सोचिए। पाकिस्तान तो 1, 2, 4 परमाणु बम भी गिरा दिया, भारत का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और यदि भारत ने गिरा दिया तो पाकिस्तान तो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब परमाणु बम का उपयोग होगा, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। और इसीलिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, जो बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक देश है। खतरनाक देश क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, और राजनीतिक अस्थिरता है, साथ ही पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। और यदि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण आतंकवादियों के हाथ में परमाणु बम लग गया तो क्या होगा, दुनिया का सोच लीजिए। शक्ति संतुलन अभी बना हुआ है। तो ये तो श्रीचर कहता है कि यह राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति का केवल संकेत करता है। दूसरा, फेडेरल कहता है कि अपना पड़ोसी इतना ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए कि वो भय का कारण बन जाए, भय का कारण हो जाए। पड़ोसी की शक्तियों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया, क्यों? क्योंकि इजराइल को पूरा विश्वास हो गया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। अब पूरा बमबार्डिंग करके ईरान की शक्ति को खत्म कर दिया। सबने या बहुतों ने आलोचना की, लेकिन इजराइल ने कहा प्रत्येक राष्ट्र को आत्म रक्षा करने का अधिकार है। आज उत्तर कोरिया इसी प्रकार से परमाणु बम की ओर आगे बढ़ चुका है। आए दिन मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। दुनिया की कोई ताकत उसको संभाल नहीं पा रही है, नियंत्रित नहीं कर पा रही है। तो क्या यह माने कि उत्तर कोरिया इन सभी चीजों से ऊपर है? तो पड़ोसी इतना ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए कि वह एक भय का कारण हो, यह नहीं होना चाहिए। यह शक्ति संतुलन है।
तीसरा है, कैसलर कहता है अंतरराष्ट्रीय परिवार में उचित सामंजस्य बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय परिवार, पूरी दुनिया में ऐसा सामंजस्य बनाए रखना कि कोई भी राष्ट्र इतना ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए कि वह दूसरों के लिए खतरा उत्पन्न करे, कि वह अपनी शक्ति के बल पर दूसरों पर अपनी इच्छा लाद सके। चीन आज उन देशों के साथ क्या व्यवहार कर रहा है जिन देशों को उसने आर्थिक सहायता प्रदान की, कर्जा दिया, उन पर हावी हो चुका है। और चीन की इस गतिविधि को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका से भी ज्यादा पैसा आज चीन दुनिया के ऐसे पिछड़े हुए देशों पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उन देशों पर अपना पूर्ण अधिकार जमा सके। चीन ने श्रीलंका को पैसा उधार दिया, श्रीलंका पैसा चुका नहीं पाया, परिणाम स्वरूप 100 साल के लिए, 99 साल के लिए श्रीलंका का एक बंदरगाह हम्बनटोटा श्रीलंका को चीन को देना पड़ा। आज चीन श्रीलंका के बंदरगाह पर काबिज है। ये चीन की प्रवृत्ति है। तो शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन एक स्थिति है, जैसे तराजू के दोनों पक्ष पे होते हैं, बराबर होना चाहिए। तो शक्ति संतुलन एक स्थिति है। दूसरा, शक्ति संतुलन एक प्रक्रिया है, मतलब शक्ति संतुलन के लिए प्रयास करना पड़ता है, अपने आप स्थापित नहीं हो पाता। राष्ट्र शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरे राष्ट्रों के साथ संधि समझौता करते हैं, अपनी संयुक्त शक्ति एकत्रित करते हैं ताकि उस राष्ट्र की शक्ति को कम किया जा सके, या शक्ति कम न भी करें तो उस राष्ट्र की शक्ति के बराबर लेवल तक आ सके। तो इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तीसरी चीज, शक्ति संतुलन एक नीति है, विदेश नीति का संचालन शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। 1971 का युद्ध होने वाला था। बांग्लादेश को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच खूब तनातनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन और अमेरिका खुल करके सामने आ गए। भारत ने सोचा आप क्या करें, शक्ति संतुलन उनके पक्ष में झुक चुका है, दुनिया में भारत का साथ देने वाला कोई नहीं, केवल एक सोवियत संघ रह गया था। तब भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय सुरक्षा और मैत्री संधि संपन्न किया। परिणाम स्वरूप बैलेंस बना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में, अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत का साथ देने वाला तो कोई होना चाहिए। और पूरे यूरोप के राष्ट्र भारत के विरोध में आ गए थे और पाकिस्तान के पक्ष में आ गए थे। अंतरराष्ट्रीय संस्था में भारत के पक्ष में बोलने वाला यदि कोई था तो केवल सोवियत गुट था। और जब सुरक्षा मैत्री संधि हो गई तो अच्छी तरह से स्थिति संतुलित हो गई। तो विदेश नीति का संचालन भी शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए किया जाता है। और चौथा है, यह एक व्यवस्था है, इसके द्वारा एक व्यवस्था की स्थापना की जाती है ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यवहार सुचारू रूप से चले। तो शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के संचालन के लिए आवश्यक है। एक राष्ट्र की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक हो सकती है कि वह दूसरे राष्ट्रों पर मन मर्जी आक्रमण कर सके, तो ऐसे व्यवहार पर नियंत्रण करना आवश्यक है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हिटलर ने छोटे छोटे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें अपने क्षेत्र में मिला लिया था। स्वाजीलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, पोलैंड का एक क्षेत्र हो। तो इस प्रकार की महत्वाकांक्षा को
रोकना आवश्यक हो जाता है। आज यही काम चीन कर रहा है, लेकिन चीन को रोकने का कोई अभी उद्यम शुरू नहीं हुआ है। अर्नेस्ट हास ने इस शक्ति संतुलन की कुछ विशेषताएं बताई हैं या उसका अर्थ और प्रकृति के बारे में चर्चा की है। देखें अर्नेस्ट हास क्या कहते हैं। अर्नेस्ट हास कहता है कि शक्ति संतुलन शक्ति का वितरण है ताकि संतुलन बना रहे, संतुलन बना रहे, बराबर रहें, 19-20 रहें, 20-21 रहें, वहां तक चलेगा, लेकिन शक्ति वितरण में संतुलन होना चाहिए। दूसरा, यह शक्ति की साम्यावस्था है। साम्यावस्था का मतलब साम्यवाद नहीं है, साम्यवाद अलग चीज है, साम्यावस्था अलग चीज है। साम्यवाद वह है जिसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया, जिसको लेनिन ने सोवियत संघ में लागू किया। या चीन में जो व्यवस्था है वो साम्यवादी व्यवस्था है। साम्यवाद अलग चीज है, साम्यावस्था अलग चीज है। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम मतलब समान अवस्था, सब राष्ट्रों की शक्ति लगभग समान रहे। विशेष करके जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उन राष्ट्रों के बीच संतुलन बना रहे, समानता बनी रहे। लगभग ये एक के पास परमाणु बम है तो दूसरे के पास भी परमाणु बम होना चाहिए। एक के पास यदि हाइड्रोजन बम है तो दूसरे के पास भी हाइड्रोजन बम होना चाहिए। एक के पास आईबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र यदि है, दूसरे के पास भी होना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। तीसरी चीज तो शक्ति की साम्यावस्था, लगभग समान शक्तियां होनी चाहिए। तीसरा है शक्ति की प्रबलता। हर राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा। दुनिया के किसी भी राष्ट्र को देख लीजिए, वह अपने पड़ोसी से निश्चित रूप से ज्यादा शक्तिशाली होने की कोशिश करेगा और करता है, क्योंकि शक्ति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हर राष्ट्र में होती है ताकि वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति आसानी से कर सके। और प्रत्येक राष्ट्र अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार, राष्ट्र की अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। चौथी चीज स्थिरता और शांति। जब तक संतुलन है तब तक स्थिरता बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। लेकिन शक्ति बहुत ही चंचल होती है, तरल चीज है। आज एक पग के पास शक्ति है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा शक्तिशाली बना रहेगा। इंग्लैंड को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए। तो शक्ति संतुलन स्थिरता लाता है और स्थिरता के कारण शांति स्थापित होती है। और कैसी शांति? तनावपूर्ण शांति। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक सामान्य सी धारणा है कि जब तक शेर, यदि जंगल में आपको शेर मिल गया और यदि आपने उससे नजरें मिला करके चुपचाप खड़े रहे, नजरें मिलनी चाहिए शेर की, यदि आप शेर से नजरें मिला करके खड़े हैं तो जब तक नजरें मिल रही हैं तब तक शेर आप पर आक्रमण नहीं करेगा। और इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण अभी 6-7 साल पहले कांकेर में घटित हो चुका है। कांकेर में एक रेंजर, महिला रेंजर, अपने 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ जंगल में घूम रही थी। अचानक शेर दिख गया। इधर एक तरफ 3 हैं, एक रेंजर, महिला रेंजर और 2 फॉरेस्ट गार्ड, सामने शेर, 15-20 फीट की दूरी। और इन तीनों को इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया गया था। देख लीजिएगा ट्रेनर ने किस प्रकार से उनको मानसिक रूप से तैयार किया था। और इन तीनों ने एक साथ शेर पर नजर लगाया। 15-20 मिनट तक ये स्थिति रही। तीनों बिल्कुल स्थिर खड़े होकर के उसको एक टक देखते रहे। आखिर में शेर वहां से
पीछे मुड़ करके चला गया। उन तीनों की हिम्मत देखिए। तो इसी प्रकार से तनावपूर्ण शांति, इधर फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर भी तनाव में थे, उधर शेर भी तनाव में था। तो शक्ति संतुलन से जो शांति स्थापित होती है वह तनावपूर्ण शांति होती है। और आगे अस्थिरता और युद्ध, चूंकि संतुलन या शक्ति हमेशा एक के पास नहीं रहती, इसलिए अस्थिरता उत्पन्न होती है। और अस्थिरता उत्पन्न होने का परिणाम होता है युद्ध। राष्ट्र युद्ध करके उस स्थिति को समाप्त करके एक नई स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। तो स्थिरता और शांति भी होती है, अस्थिरता और युद्ध भी होते हैं। क्योंकि शक्ति है, और शक्ति है तो उसका प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, उसका प्रयोग तो करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास इतनी शक्ति है। फिर शक्ति की राजनीति, शक्ति संतुलन मूलतः शक्ति की राजनीति पर आधारित है। और शक्ति की राजनीति का मतलब संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब हमेशा खून खराबा, बमबारी नहीं है। किसी प्रकार से विवाद हो सकता है, किसी प्रकार से मतभेद होता है। और हर राष्ट्र शक्ति की राजनीति का प्रयोग करके शक्ति के लिए संघर्ष करता है और शक्ति के द्वारा ही अपने हित को पूरा करने का प्रयास करता है। फिर मान्य सिद्धांत, दुनिया का हर राष्ट्र इसको स्वीकार करता है कि शक्ति संतुलन बना रहना चाहिए। और जब तक शक्ति संतुलन है सब ठीक ठाक है। कोई भी एक राष्ट्र ज्यादा शक्तिशाली बनने न पाए, यह एक मान्य सिद्धांत बन गया है। और इसे एक व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है और विदेश नीति का यह एक प्रमुख तत्व के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। यह है अर्नेस्ट हास के मतानुसार शक्ति संतुलन की प्रवृत्ति या प्रकृति। अब देखें पामर और पार्किंस ने इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है तुल्य भारिता है। तुल्य भारिता, समान, तराजू के दोनों पलड़े समान होना चाहिए। और अस्थिरता भी, इसमें अस्थिरता भी देखने को मिलती है क्योंकि शक्ति एक स्थान पर हमेशा निश्चित नहीं रहता, शक्ति अपना स्थान बदलते रहता है। तो यह संतुलन भी है और स्थिरता भी है। दूसरी चीज प्रयास आवश्यक है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। शक्ति संतुलन अपने आप स्थापित नहीं हो पाता। एक और उदाहरण लीजिए, 1971 का युद्ध जब शुरू हो गया तो अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए, भारत के मन में मनोवैज्ञानिक दबाव लाने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत एंटरप्राइजेस बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। 1971 की घटना है, युद्ध चल रहा था, इधर अमेरिका ने एंटरप्राइजेस को भेज दिया। और उस समय एंटरप्राइजेस डिएगो गार्सिया में था। भारत के दक्षिणी सीमा से ठीक सीधे सीधे दक्षिण की ओर 1000 किलोमीटर की दूरी पर डिएगो गार्सिया द्वीप है और वहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा सैनिक अड्डा है। और उस अड्डे के माध्यम से वो पूरे हिंद महासागर में अपना नियंत्रण रखता है। तो अपना एंटरप्राइजेस डिएगो गार्सिया से रवाना कर दिया। और जैसे ही भारत को सूचना मिली कि एंटरप्राइजेस रवाना हो चुका है बंगाल की खाड़ी के लिए, तो भारत सोचा अब क्या करें। तब सोवियत संघ से चर्चा हुई, क्योंकि सोवियत संघ पहले से वचनबद्ध हो चुका था भारत की सहायता करने के लिए। उसने कहा डोंट वरी मैडम, अपना जहाज हम भी भेज रहे हैं। और जब सोवियत संघ ने अपने जहाजों को रवाना किया तब जाकर के भारत की जान में जान आई, संतुलन। लेकिन यह तो भारत की किस्मत की बात थी कि एंटरप्राइजेस के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के पहले युद्ध बंद हो चुका था। तो इसके लिए प्रयास जरूरी होता है। तीसरा है यथास्थिति का समर्थक।
शक्ति संतुलन यथा स्थिति को, स्टेटस को स्वीकार करता है। मतलब कि जैसी अभी स्थिति है वैसा ही बने रहने दिया जाए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्साय की संधि हुई, पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ, जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई, ऑस्ट्रिया और टर्की के साथ भी संधि हुई, इसके बाद के वर्षों में कोशिश की गई कि यह जो स्थिति हमने इन तीनों देशों की बनाई है वह बना रही। कोई भी राष्ट्र इस स्थिति को बदलने की कोशिश न करे। तो शक्ति संतुलन यथा स्थिति को चाहता है, शक्ति संतुलन तभी बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है परिवर्तन भी जरूरी होता है। लेकिन ऐसे परिवर्तनों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति भी इन गुटों में होनी चाहिए। और यदि आप एक जगह से चिपके रहेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को भी आपको स्वीकार करने की क्षमता, साहस और योग्यता होनी चाहिए। तो स्थिरता भी जरूरी है शक्ति संतुलन के लिए, और आवश्यक परिवर्तन भी आवश्यक है। फिर है शक्ति संतुलन का परीक्षण युद्ध से होता है। यदि एक राष्ट्र यह सोचता है कि हमारी शक्ति ज्यादा है, या एक गुट यह सोचता है कि हमारी शक्ति है और हम युद्ध कर सकते हैं, हम अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सकते हैं, तो वह परीक्षण करता है। किस रूप में? युद्ध के रूप में। जब हिटलर को पूरा विश्वास हो गया कि मैं पूरी दुनिया में विजय प्राप्त कर सकता हूं, दुनिया को जीत सकता हूं, तब उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया। तो इसका परीक्षण युद्ध से होता है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो शक्ति संतुलन के नए प्रयास शुरू होते हैं, नए गुट बनते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड और फ्रांस की शक्तियां पस्त हो गई। अमेरिका सामने आया ताकि वह सोवियत साम्यवाद के विस्तार का प्रतिरोध कर सके। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व करने के लिए नहीं उतरा था। उसका मूल दृष्टिकोण था सोवियत साम्यवाद के विस्तारवाद को रोकना। और इसी के साथ दूसरा पक्ष शुरू हुआ, दुनिया भर में अपने समर्थक देशों की संख्या बढ़ाना। कैसे बढ़ेगी संख्या? हर राष्ट्र को विपुल पैमाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करो। लेकिन चीन और अमेरिका के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है। अमेरिका विस्तारवादी नीति वाला राष्ट्र नहीं है। अमेरिका बनिया देश है, व्यापार में उसको फायदा होना चाहिए। लेकिन चीन विस्तारवादी नीति का परिचायक है। और इसीलिए आज दुनिया के कई पिछड़े और विकासशील देशों को अपने ग्रिप में, अपने चंगुल में फंसा चुका है। और इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखते हैं, जबकि राजनीतिज्ञ और शासक वर्ग इसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखते हैं। इतिहासकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब अवलोकन करते हैं, देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनको लगता है कि अभी बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है, अभी कोई खतरे की बात नहीं। खतरा तो है, तनाव तो है, लेकिन शांतिपूर्ण स्थिति है। लेकिन जब एक शासक किसी शक्ति संतुलन के बारे में सोचता है तो सोचता है कि मेरी शक्ति कम है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। और जब एक शासक वर्ग अपनी शक्ति को और आगे बढ़ाता है तो दुनिया के जो दूसरे गुट है वो फिर सतर्क होकर के फिर आगे बढ़ता है। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाती है, नए नए अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए। शस्त्रास्त्रों की होड़ शुरू हो जाती है। फिर उदारवादी व्यवस्थाएं हों या सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हों, दोनों शक्ति संतुलन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते,
क्योंकि उदारवादी लोकतांत्रिक देश या शांति प्रिय देश जैसे भारत शक्ति संतुलन के लिए ज्यादा परेशान नहीं होते, और सर्वाधिकारवादियों को शक्ति संतुलन परेशान भी नहीं करती, क्योंकि वो शक्ति संतुलन को स्वीकार ही नहीं करते। तो उदारवादी राष्ट्र परेशान नहीं होते, चेष्टा नहीं करते शक्ति संतुलन बना रहे बोल करके। अभी थोड़ी सी भारत की नीति बदली है, लेकिन पहले उदारवादी लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत हमेशा शांतिप्रिय रहा, युद्ध की कोई तैयारी नहीं की। बिल्कुल सामने चीन आ गया था, लेकिन भारत ने कोई तैयारी नहीं की थी। दूसरी तरफ जो सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति वाले राज्य हैं जैसे चीन या इसके पहले हिटलर, मुसोलिनी, ये सब, ये शक्ति संतुलन की कोई परवाह नहीं करते और अपनी मनमानी करते हैं। और आगे है कि शक्ति संतुलन में बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं, छोटे राष्ट्र तो छोटे छोटे बॉट के समान होते हैं कि बैलेंस के लिए थोड़ा सा डाल दो। तो इसके असली खिलाड़ी बड़े राष्ट्र होते हैं, छोटे छोटे राष्ट्र भूमिका का निर्वाह केवल सहायक के रूप में करते हैं। तो यह है पामर और पार्किंस के द्वारा बताई गई शक्ति संतुलन की विशेषता। इसके आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।